सो गाइज मैं हूँ रितेश, विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। 2 पॉडकास्ट आपको मिल गए नेहा जी का, और फाइनली वो इंडिया ही आ गई एक्चुअली। तो वैसे ना ये शी बिलोंग्स टू गुड़गांव उनकी, बेलवेडे पार्क में रहती है। मतलब हाँ, मेरे पेरेंट्स इनके यहाँ रहते हैं एक्चुअली, तो आती रहती है। एग्जैक्टली ये भी इनके पार्टनर्स भी आए हैं। एग्जैक्टली तो हमने सोचा चलो एक डिस्कशन और कर लेते हैं, एक इंसाइट मिल जाएगा सबको। ठीक है, तो नेहा जी यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर ऑफिस। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपका ऑफिस एमआर का है, मेरे को अंदर घुस के आज पता चला कि गुड़गांव में भी एमआर, मतलब मैं जब छोड़ के गई थी तब तक एमआर का उतना मुझे नहीं पता था कि बिल्डिंग कौन सी बनाई है, क्योंकि डीएलएफ था ज्यादातर। एग्जैक्टली। तो अभी वो अंदर घुसते ही हमको क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देख के लगा ये थोड़ी दुबई वाली फीलिंग आ रही है। फिर मैंने साइड में देखा, अरे ये तो एमआर की बिल्डिंग है, तो अच्छा लगा। गुड़गांव में एमआर भी एक डोमिनेंट प्लेयर है आज के डेट में। दुबई में तो मुझे लगता है कि एमआर एक वहाँ का एक जाइंट ही है। हाँ, मतलब लिटरली आई थिंक शहर एमआर की वजह से वो चार्म है दुबई में। जो भी ऐसे लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं सब उन्होंने ही बनाई हैं, जहाँ ज्यादातर टूरिस्ट जाते हैं। आपका दुबई मॉल हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया वगैरह। तो चलो फिर एमआर से स्टार्ट करो, कुछ क्या पता कि मतलब लाइक जब इतना अच्छा बिल्डर है तो बताओ उनके बारे में कुछ। अरे तो एमआर का ना क्या है, ये लोग हर साल बहुत लॉन्च करते हैं, तो महीने में उनका एवरेज 2 लॉन्च आते हैं। हर 15 दिन में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है। ओके। और ये हमेशा ऑल्टरनेट करते हैं, तो एक महंगा आएगा, एक सस्ता आएगा, महंगा आएगा, सस्ता आएगा। तो और हर साल का इनका अलग स्ट्रैटेजी होता है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जैसे अभी जनवरी है, तो ये अपने सारे ब्रोकर्स को बुला के इंडिविजुअली बुला के बताते हैं कि हमारे इस साल का क्या प्लान है। तो प्रोजेक्ट के एकदम डिटेल्स नहीं मिलते, बट मोटा मोटी हमें पता चल जाता है कि कौन सी लोकेशन पे कब क्या आएगा। जैसे इस साल उन लोगों ने हमको बोला है कि ज्यादातर इस बार लॉन्चेस अराउंड 50% या 60% विला कम्युनिटीज होंगी। मतलब ऐसे जेन्युइनली 30 प्रोजेक्ट लॉन्च करते साल में एमआर? हाँ, 20 से 30 तो हो जाते हैं। मतलब प्रोजेक्ट बोले तो बिल्डिंग, तो उनकी मास्टर कम्युनिटी में एक बिल्डिंग वैसे। तो हर उनकी 10 कम्युनिटीज हैं एमआर में, मतलब दुबई में। एक बिल्डिंग में कितने फ्लैट होते हैं? अगर छोटी है मिड राइज बोले तो 10 से 12 से 15 फ्लोर, तो 300 फ्लैट होंगे। पर अगर 60 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई तो 1000 फ्लैट भी हो सकता है। यानी कि गुड़गांव के 1000 इज ऑलमोस्ट गुड़गांव का एक सिंगल प्रोजेक्ट के बराबर। ओके, तो दैट तो मींस वो अच्छा ऑल्टरनेट करते रहते हैं। मतलब रमजान में उनके फिर बंगलो वाले प्लॉट्स आते हैं, क्योंकि ज्यादातर रमजान टाइम में अपने एशियंस खरीदते हैं, तो इंडियन, पाकिस्तानी, अरबिक कंट्रीज, वो सब रमजान में दुबई आते हैं, तो उन लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। तो विला कम्युनिटी एक क्लस्टर में, अगर टाउन हाउसेज हैं, टाउन हाउसेज छोटे होते हैं, वो करीब 300-400 से लेकर 600 तक भी हो सकता है। पर अगर खाली स्टैंडअलोन विलाज हैं तो 100 से 150 एक क्लस्टर में होते हैं, तो एक क्लस्टर पूरा लॉन्च होएगा इन मास्टर कम्युनिटी। बट दुबई का मार्केट तो फिर बहुत बड़ा। आप सोचो, मतलब अगर सपोज मान लो एक बिल्डर, मैं तो गुड़गांव के मार्केट को बहुत बड़ा समझता था एक्चुअली में। क्रेजी है। और इनकी कुछ कम्युनिटीज का इनका 20 साल का विजन है। तो अभी मास्टर कम्युनिटीज में मतलब उन लोगों ने पूरा मॉडल बनाया हुआ है कि ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, और उसका खाली 25% बना है अभी। तो अगले 10-20 साल तक का प्लान है उनका, क्या बनेगा। यानी कि मैं गुड़गांव में जो सोचता था यार इतने लॉन्चेस हो रहे, क्या होगा इस फ्लैट का, ये वो इस तरह से, मतलब तो मैं दुबई में मुझे कुछ भी नहीं। एमआर की आप बात कर रहे हो? ये तो मैं खाली एमआर की बात कर रही हूँ, तो बाकी बिल्डर्स भी हैं। इतने तो डीएलएफ भी लॉन्च नहीं करता। डीएलएफ भी लाइक साल में 2 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करता है गुड़गांव में। अगर अभी वो भी अब कर रहे हैं, नहीं तो पहले भी इतना नहीं करता था। एमआर का मतलब वो साल में 2 लॉन्च वाला सीन तो शायद कोविड में होता होगा, क्योंकि कोविड के बाद से उनके 2021 में भी कम से कम 10-12 हुए थे। तो इस साल हमने जैसे देखा है, महीने में 2 लॉन्चेस हो जाते हैं, 15 दिन में एक बिल्डिंग निकल जाती है। तो फिर तो बहुत सारे फ्लैट हो जाते हैं, मिल जाते हैं लोगों को इजीली। तो अच्छा व्यू, हाई फ्लोर, परफेक्ट लेआउट, वो लॉन्च के टाइम निकल जाता है। ठीक है। तो बचा हुआ माल वो धीरे धीरे बेचते रहते हैं। तो अभी इनके पास पड़ा है स्टॉक। तो ऐसा नहीं है कि आप एमआर के ऑफिस में जाओगे, बोलोगे कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा। थोड़े हायर प्राइस पे मिलेगा, थोड़ा कम व्यू मिलेगा, और हाँ, प्राइसेस बढ़ा के बेचते हैं लोग लॉन्च के बाद। तो मैं जनरली टाइमलाइन बताती हूँ। देखो, एक तो टिपिकल होता है कि इनकी कम्युनिटीज ऑलरेडी हैं, जैसे पता है कि दुबई हिल्स है, क्रीक हार्बर है, डाउनटाउन है, तो इनका कम्युनिटी में एक बिल्डिंग कभी कभी लॉन्च, मतलब हर 6 महीने में एक बिल्डिंग लॉन्च हो जाती है। अब डाउनटाउन में कुछ बचा नहीं है माल, सारे प्लॉट्स बिक गए हैं, तो डाउनटाउन में कुछ नहीं आएगा। बुर्ज खलीफा के पास कोई नई बिल्डिंग नहीं आएगी, जो भी आनी थी आ गई है, और इनके पास कुछ माल बचा भी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। ओके, डाउनटाउन पूरा ऑक्यूपाई हो गया। मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, पर वो सेकेंडरी सेल है, आप किसी और से खरीद रहे हो। तो हमारे पास बहुत आती है इंक्वायरीज कि भाई बुर्ज खलीफा फेसिंग या बुर्ज खलीफा के आसपास कोई बिल्डिंग दिला दो एमआर से। तो आपको एमआर से कुछ नहीं मिलेगा, तो वो एक चैलेंज हो जाता है। बचा अब बाकी नई कम्युनिटीज हैं, दुबई हिल्स है, दुबई क्रीक हार्बर है, इनका वैली नाम का एक पूरा कम्युनिटी है, अरेबियन रांचेस है, वहाँ पे आता रहता है। तो हर 6 महीने में एक क्लस्टर या एक बिल्डिंग लॉन्च हो जाती है, और फिर वो बेचते हैं। अब
कैसे बेचते हैं वो मैं बताती हूँ। नाउ इस साल उनके 2 नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, लाइक कम्प्लीटली न्यू लोकेशन, जो इन लोगों ने बस हमको हल्का सा आइडिया दिया है कि इस इलाके में आएगा। अब वो क्या प्राइस पॉइंट है, क्या है, क्यों है, कुछ नहीं पता। तो जैसे अभी जो लॉन्च चल रहा है वो है जबील पार्क में एड्रेस। तो एड्रेस एमआर का होटल ब्रांड है, तो इट्स फुल्ली सर्विस्ड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। तो डाउनटाउन में ऑलरेडी इन लोगों ने काफ़ी एड्रेसेस लॉन्च करे हैं, क्रीक में भी हैं इनके। तो एड्रेस का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको फुल्ली फर्निश्ड फुल्ली सर्विस अपार्टमेंट मिलेगा। हफ्ते में 2 बार क्लीनिंग भी वो करवाते हैं, और इट्स लाइक अ होटल बट इट्स फुल्ली मैनेज्ड। यहाँ गुड़गांव में भी कॉन्सेप्ट चला है, बट अभी तक गुड़गांव में आई डोंट नो अबाउट दुबई, पर गुड़गांव में ना सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट्स से बहुत सक्सेसफुल, अदरवाइज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी तक ये। क्योंकि इस कंपैरिजन में मैं समझना चाहता हूँ कि इट्स अ वेरी डिफरेंट मार्केट दुबई में, क्योंकि दुबई में काफी लोग ऐसे आते हैं जो बस एक्सपेरिमेंट करने आए हैं। मतलब उनको किसी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, 3 महीने 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उनकी फैमिली भी नहीं है, उनका कुछ कमिटमेंट नहीं है, तो उनको ऐसे पूरा घर वर नहीं लेना है, पूरा मतलब वैसे नहीं संभालना है। तो वो भी ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं कि भाई दुबई मेरे लिए सही जगह है या नहीं। तो उन जैसे लोगों के लिए सर्विस अपार्टमेंट अमेजिंग होता है। फिर सेकेंडरी कुछ फैमिलीज ट्रैवल करती है तो उनको होटल में नहीं रहना है, उनको ऐसे किचन थोड़ा कंफर्टेबल बड़ा स्पेस चाहिए। अब होटल रूम में आप बंद हो जाते हो, बच्चे हैं, तो एटलीस्ट आपका 2 BHK टाइप हो तो कंफर्टेबल रहता है पूरा फैमिली। तो इस चक्कर में सर्विस अपार्टमेंट दुबई में बहुत काम करते हैं, बहुत काम। ओके, तो गुड़गांव में तो टूरिज्म कम होती है मुझे लगता है, फैमिलीज कम आती है। दूसरा मुझे लगता है जो अभी भी कॉर्पोरेट इन्फ्लो तो हो रहा है, पर उस स्केल पे नहीं हो रहा जितना होना चाहिए एक्चुअली। और कॉर्पोरेट भी आएगा तो उनको होटल रूम मिल जाएगा, अभी तो इसीलिए सर्विस इसीलिए कहा ना लिमिटेड चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा। एग्जैक्टली। और गुड़गांव में आप बाहर खा सकते हो, बिग डील। मतलब दुबई में ईटिंग आउट इज एक्सपेंसिव, जो भी कह लो। तो अगर इफ आई एम आल्सो इन दुबई फॉर 3 months, आई वुड रादर कुक थोड़ा बहुत जितना भी मैनेज होता है, इंस्टेड ऑफ ईटिंग आउट एवरी डे। मेरी सेविंग्स हो जाएगी। तो उस चक्कर में सर्विस अपार्टमेंट विद अ लिटिल किचन हेल्प्स मी, यू नो। मैं अपना बेसिक अंडा वंडा बना के मेरा ब्रेकफास्ट लंच तो हो जाएगा वैसे। तो उस चक्कर में एड्रेस इज बीन वेरी सक्सेसफुल, और रेंटल्स भी उसके डबल हो जाते हैं। आपका अनफर्निश्ड नॉर्मल अपार्टमेंट बहुत सस्ता मिलेगा, बट एड्रेस में अगर आप अपार्टमेंट रेंट कर रहे हो तो उसका डबल रेंट आपको मिलेगा। और सर्विस चार्ज भी हाई होता है उसकी वजह से, क्योंकि आपका फुल्ली मेंटेन्ड है, वो बिजली पानी सब कुछ इंक्लूडेड होता है उसमें, आपको कुछ बिल पे नहीं करना होता है, बट एनुअल आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। तो मैं जस्ट ये समझना चाहूँ कि एक एड्रेस में एक सर्विस अपार्टमेंट कितने का मिलेगा, उसमें क्या रेंटल्स यील्ड आ जाती है या फिर जो भी मतलब यील्ड के आते हैं? समझ गई मैं। एक्चुअली तो एड्रेस की लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब आपका जैसे बुर्ज खलीफा के चारों तरफ 3 एड्रेसेस हैं। Addresses, okay. Address is MR's brand for a studio apartment. Yeah, address is something. Address is MR का brand for a hotel apartment. Hotel apartment, exactly. तो address can also function as a hotel. तो आप you can own an apartment there, or you can go to address and be like मेरे को एक apartment rent पे चाहिए, मैं 10 दिन के लिए दुबई आ रहा हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। तो as an owner you can tell MR also to rent out your apartment, or you can do it yourself also. तो वो सीन भी है। एंड इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। तो आप जो प्राइस मांग रहे हो इट वेरीज। अगर मैं बुर्ज खलीफा फेसिंग दूंगी तो इट विल बी वेरी डिफरेंट, व्हाट आई विल गिव यू इन क्रीक हार्बर विल बी वेरी डिफरेंट। तो मैं जस्ट ये समझना चाहता हूँ कि अगर कोई पैसे लगाता है उसको आरओआई क्या आता है? तो डाउनटाउन में आरओआई लोग आराम से 10-12% तो बोलते हैं, और होता भी है 10 से 12%। और टूरिस्ट सीजन में 15% भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप ऑब्वियसली मंथली रेंटल पे दोगे, आप एनुअल रेंट पे नहीं दोगे। तो आ सकता है, आता है। तो आज के रेट में क्या कॉस्ट अगर मैं लेने जाता हूँ, सपोज बाय द वे मैं इन्वेस्टर हूँ, देख लेते हैं ना मैं ऑनलाइन। देखो मेरे को क्रीक का पता है, क्योंकि क्रीक की इन्वेंटरी, क्रीक का बता दो ना, कोई इशू नहीं है। क्रीक का 2 बेडरूम 4.5 मिलियन में जा रहा है, तो मतलब 9-10 करोड़ का 2 बेडरूम मिलेगा आपको, ठीक है, क्रीक हार्बर में। और मैं रेंट अभी देखती हूँ प्रॉपर्टी फाइंडर पे क्या चल रहा है। तो 7.5% एनुअल रेंट पे अगर आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, मंथली रेंट पे यही नंबर 10-12% हो जाता है। और मंथली रेंट ऑनलाइन मिलता नहीं है डेटा, क्योंकि आप किसी हॉलिडे होम कंपनी को दे रहे हो या आप खुद किसी को मंथली रेंट पे दे रहे हो, तो आप मुंह मांगे दाम पे रेंट कर सकते हो, और वो कोई ट्रैक नहीं होता है। मेरा कहना है इंडिया में अगर आपको 7.5-8% का अगर आप आरओआई दे दो, क्योंकि दुबई में टैक्स वैक्स भी नहीं कटता, तो उस कंपैरिजन में इंडिया में बहुत अच्छा आरओआई है। लोग पैसे लगाना चाहते हैं इंडिया में, क्योंकि टीडीएस कट जाते हैं, अगर आपका इनकम है तो इनकम टैक्स कट जाते हैं। देखिए सच बोलो तो रेंटल इनकम पे अगर आप दुबई में भी कमा रहे हो, अगर आप इंडिया में पैसा लाओगे तो वो कटेगा, आपका टीडीएस कटेगा, रेंटल इनकम पे कटता है। और अभी अगर वो पैसा आप इंडिया ला रहे हो, नहीं इंडिया नहीं ला रहे,
ठीक है वो, तो वहाँ का पैसा वहीं रख के वहीं पे सर्कुलेट करो, तो वो जो इन्वेस्टर्स करते हैं हाँ एग्जैक्टली उसमें। बट अगर आप प्रॉपर्ली जा रहे हो, अगर बैंक ट्रांसफर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, सब कुछ आपका डिस्क्लोज हो रहा है, तो आपको वो भी रेंटल इनकम भी डिस्क्लोज करनी पड़ती है, उस पर 20% टीडीएस कटता है। ओके अभी ये इस साल से शुरू हुआ है। ओके कि मतलब अगर कोई बंदा दुबई में कमा रहा है हाँ, और उसने गवर्नमेंट को अपने आप को डिक्लेयर किया है कि यार मैं वहाँ कमा रहा हूँ, तो आपको 20% टीडीएस जमा करना पड़ेगा। वो तो मतलब वो मुझे पता है कि यार और ये भी अभी रिसेंटली हुआ है, इतना इंडियन गवर्नमेंट ने हर जगह मतलब अपने ब्रैकेट्स लगा दिए टैक्स के, नहीं किसी को कि यार अगर आप इंडियन हो तो भाई सरकार आपको नहीं छोड़ेगी टैक्स का ना। तो आप अकेले कैसे पैसे कमा सकते हो, हम भी कमाएंगे। सम पीपल नाउ कॉल इट एज ए टैक्स टेररिज्म। तो ये एड्रेस के बारे में हो गया, एंड इट्स अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट इन दुबई। तो नाउ इन्होंने ज़बील पार्क नाम की लोकेशन पे एड्रेस लॉन्च करने का डिसीजन लिया। ये पिछले साल से न्यूज़ मार्केट में फैल गई, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं, तो रूमर्स मार्केट में एमआर खुद ही ब्रोकर्स को बता देते हैं आने वाला है। कब आने वाला नहीं पता। तो नवंबर में इन लोगों ने हमको प्लॉट बताया कि इस ज़मीन पे बिल्डिंग आएगी। अब वो एक बिल्डिंग आएगी, 2 बिल्डिंग आएगी, 3 बिल्डिंग आएगी, नहीं पता। तो लोग गेस करते हैं। अब अनलाइक इंडिया जहाँ पे मास्टर प्लान बहुत क्लियरली FAR वगैरह बताया है कि यहाँ पे इतना हाई राइज आ सकते हैं, दुबई में कुछ नहीं है। दुबई में सब, क्योंकि सभी रेगिस्तान है और अपने आप ही बना है, तो उतना प्लान्ड नहीं है दुबई। तो हम लोग भी गेस कर रहे थे, क्योंकि उसके बाजू वाले प्लॉट में जो बिल्डिंग है दैट इज एटलीस्ट 60-70 फ्लोर्स हाई। तो ऑल द ब्रोकर्स डिसाइडेड कि 60 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। तो हमने भी मार्केट में सबको बताना शुरू किया, भाई 60 फ्लोर की बिल्डिंग आने वाली है, एड्रेस ब्रांड होगा, उस लोकेशन में और कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है नहीं, आप मस्त दबा के पैसे कमाओगे। और वो इसलिए भी क्योंकि तो दुबई में शेख जायद रोड पे डाउनटाउन आता है, तो डाउनटाउन इज रेजिडेंशियल, उसके आसपास बिजनेस बे है जहाँ पे ऑफिसेज हैं। तो उन ऑफिसेज की वजह से डाउनटाउन का वैल्यू बहुत हाई है, क्योंकि रेजिडेंशियल क्लोजेस्ट टू बिजनेस बे इज डाउनटाउन, एंड ऑफ कोर्स बुर्ज खलीफा का व्यू एंड ऑल ऑफ दैट एज वेल। थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो DIFC आता है। तो DIFC इज अ फ्री जोन जहाँ पे सारे बैंकर्स हैं। तो स्विस बैंक और दुनिया के सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स आर इन DIFC का फुल फॉर्म क्या होगा? दुबई फाइनेंशियल सेंटर, समथिंग फाइनेंशियल सेंटर ऐसे कुछ है। एग्जैक्टली हाँ। और DIFC में कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है एक्सेप्ट वन, इंडेक्स टावर नाम का एक टावर है, सालों से वही चल रहा है। तो जितने बैंकर्स हैं वो या तो डाउनटाउन में रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, और इस वक्त ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, इनको नहीं मजा आता ट्रैफिक में रहने का, तो दे वांट टू लिव इन DIFC। और इंडेक्स टावर ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पे मुंह मांगा रेंट मिलता है, एंड बिकॉज DIFC इज अ फ्री जोन, इट डज नॉट फॉल इन दुबई गवर्नमेंट के लैंड लॉज। तो दुबई गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से आप हर साल 10% से 15% ही रेंट बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। और हर साल दुबई गवर्नमेंट मैंडेट देती है कि इस साल का ये रेंज है, इसके ऊपर आप नहीं मांग सकते हो, ठीक है। DIFC में वो रूल नहीं है, तो आप 20% भी बढ़ा सकते हो, 50% भी बढ़ा सकते हो, जो मन करे मांग लो। और क्योंकि वो इकलौती बिल्डिंग है और बैंकर्स हैं, तो बैंकर्स का क्या होता है, उनका रेंट उनकी कंपनी भरती है, तो वो नेगोशिएट नहीं करती, उनकी कंपनी आती है, भाई एक चेक में पूरा साल का रेंट दे देती है, ये इंसान रहेगा मेरा, ये कॉन्ट्रैक्टर लेगा। तो मतलब कोई झंझट ही नहीं है। अब आप समझो उस लोकेशन में MR एड्रेस लॉन्च कर रहा है। ओके, दैट सेम जोन आई एम टॉकिंग, जहां पर दुबई गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, तो अब वहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट जो बैंकर्स वुड लव, वैसे कामचोर होते हैं, उनको घर जाके खाना थोड़ी पकाने का टाइम होता है, तो उनको चाहिए सब कुछ fully serviced, fully furnished. That will be like the best thing. Second thing is ज़बील पार्क में बाजू में ज़बील पैलेस है, जो रॉयल फैमिली का है, ठीक है। तो उनके गेस्ट भी वहीं रहेंगे ज़बील पार्क में एड्रेस में, और कोई रेजिडेंशियल नहीं है। तो इन सब रीजंस की वजह से इट वाज अ वेरी हॉट लॉन्च, और ये 6 महीने से चल रहा है, 6 महीने से आ रहा है। एक लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आ गई कि यार नवंबर में बस पिन बताया कि ये लोकेशन पे आ रहा है। अब उस लोकेशन के हिसाब से फिर सब हम ब्रोकर लोग कैलकुलेट करने लगे, बाजू की बिल्डिंग 70 माले की है, तो ये भी 60-70 माले की तो होगी, एक बिल्डिंग आएगी, 10 बिल्डिंग आएंगी, नहीं पता। तो लैंड पार्सल को देखे मैंने 1 से 2 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होगा, तो मोटा 2000 फ्लैट्स होंगे, तो ऐसे बिकेगा, मिनटों में बिकेगा। एड्रेस आ रहा है, ये MR की तरफ से पता था। एड्रेस आ रहा है, मतलब सर्विस अपार्टमेंट्स जो उनका एक कांसेप्ट है सर्विस अपार्टमेंट का, वो आ रहा है। ये तो उससे प्राइस रेंज भी आपको थोड़ा गेस्टिमेट आप कर सकते हो कि प्राइस पर स्क्वायर फीट कितना होगा वगैरह। तो हम लोग भी मान के चल रहे थे कि ठीक है 2800 या 2500 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट का रेंज होएगा, कम साइड, मतलब उस रेंज में हम लोग भी मतलब इन्फॉर्म करने लग रहे थे अपने कस्टमर्स को। फिर आई बात दिसंबर, क्रिसमस की रात मुझे याद है, हम 26 दिसंबर को MR के सेल्स सेंटर में वैसे ही बैठे हुए थे,
नहीं, उससे एक हफ्ते पहले उन्होंने बोला कि हम फ्लोर्स का EOI कलेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि एक फ्लोर अगर आप खरीदना चाहते हो 36 मिलियन आपको इतना जमा करना पड़ेगा। पूरे फ्लोर मतलब पूरा फ्लोर हाँ, प्लेट, एक फ्लोर प्लेट में कितने अपार्टमेंट्स होंगे? तो वेरी करता है इन लोगों ने, टिपिकली मुझे याद नहीं है, पर इनका एक 3 बेड होता है, 2 से 3 या 4 कभी कभी 2 बेड्स होते हैं, और 6-7 1 बेड्स होते हैं। तो वो कौन लोग होते हैं जो पूरा का पूरा फ्लोर पे खरीदते हैं? ब्रोकर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं? नहीं, इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं। ब्रोकर्स इतना नहीं खरीदते। नहीं, मैं समझ गया कि जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ कि सपोज एक इंडिविजुअल जैसे मान लो मैं एक, जनरली लोग 1 या 2 खरीदते हैं, तो मैं पूरा फ्लोर मैं रीजन बताती हूँ। तो उसमें क्या होता है, 3 बेडरूम खुद के लिए रखते हैं वो, ठीक है। 2 बेड होटल अपार्टमेंट फ्यूचर में चलाने के लिए, 1 बेड बेचते हैं, 1 बेड खाली फ्लिप करने के लिए रखते हैं। ओके, क्योंकि 1 बेड सबसे आसानी से बिकता है। जितने एंड यूजर्स हैं जो पहला इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 बेड से ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। गॉट इट। तो वो कॉम्बो बना दिया। हाँ, तो वो करें तो 1 बेड आप बेचो, 2 बेड खुद के लिए रेंटल इनकम के लिए रखो, 3 बेड एंड यूज, आप पर्सनल यूज के लिए। तो उस माइंडसेट से एमआर अपना बेचता है फ्लोर, ठीक है। और उसके बाद तो फर्स्ट प्रायोरिटी फ्लोर होती है, फिर हाफ फ्लोर होती है। तो हाफ फ्लोर में फिर वो डिजाइन करते हैं कौन सा हाफ आप लोगे, व्यू कौन सा है उसके हिसाब से, एंड उसका प्राइसिंग अलग आता है। तो मोटा मोटा वो प्राइसिंग बता देते हैं, फ्लोर प्लेट का भेज देते हैं। अब उसका लेआउट अंदर किचन का है क्या है वो नहीं होता है, खाली ये 1 बेड है, ये 3 बेड है, इसका ये स्क्वायर फीट ये है, वो नंबर्स गेम होता है। नंबर्स आउट हो जाते हैं, अब आप भाई ढूंढो लोग। तो ये हुआ है दिसंबर बिगनिंग या मिड दिसंबर में, 26 दिसंबर से उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया, EOI कलेक्ट करना शुरू किया विद चेक्स, विद चेक। बैंकेबल? नो, नॉट बैंकेबल, इट्स अ चेक व्हिच इज 10%, 5 to 10% ऑफ द टोटल अमाउंट। तो कल को मैं फ्लोर प्लेट का चेक दे दूंगा जाके कि यार मुझे पूरा फ्लोर प्लेट खरीदना है। आपको क्लाइंट का पासपोर्ट कॉपी भी देना होता है। पासपोर्ट कॉपी दे देंगे, मैं खुद दे दूंगा, लेकिन मैं फिर बाद में बोलूंगा यार आप क्लाइंट नहीं बदल सकते हो। तो बाद में जब वो बोलेंगे कि आपको 26 फ्लोर मिल रहा है, हाँ। तो आपके क्लाइंट को 3 घंटे में पैसे देने हैं 10%। नहीं, मैं कह रहा हूँ फेक, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि फेक चेक भी तो देते हैं ना लोग कि यार। हाँ, ब्रोकर्स चेक देते हैं, हाँ। पर क्लाइंट का पासपोर्ट कॉपी भी आपको देना पड़ेगा। तो आप वो बदल नहीं सकते क्लाइंट। ब्रोकर अपना भी तो चेक दे सकते हैं। हाँ, फेक चेक। हाँ, बट तो वो थर्ड पार्टी एक फॉर्म साइन करना होता है। समझा नहीं, वो वो एक्चुअली समझ गया कि मतलब बेसिकली वो फेक का कुछ फायदा नहीं उठा पाएगा। हाँ, कुछ फायदा नहीं उठा पाएगा। उसने यूनिट होल्ड कर ली, वो फिर कोल्ड कॉलिंग करेगी, भाई मेरे पास फ्लोर है, उस टाइम अपॉर्चुनिटी का वो चीज नहीं कर सकते। वो सीन है, क्योंकि 2 से 3 घंटे मिलते हैं आपको पैसे जमा करने के लिए। उसके बाद वो अगले इंसान को मूव करते हैं। मैक्स आई थिंक फैमिली मेंबर्स। अब आपने अपना पासपोर्ट दिया पर मम्मी के नाम पे खरीदना चाहते हो, वो उतना यू कैन कन्विंस देम। बट ये नहीं है कि भैया मैंने अपने एक क्लाइंट अपना खुद का पासपोर्ट कॉपी दे दिया, फिर क्लाइंट ढूंढूं मैं जाके मार्केट में। आई मेरे गुड़गांव में देखो किसी हद तक लोग फेक चेक वाला कॉन्सेप्ट करते हैं EOI के बाद। आई थिंक एमआर में भी हुआ है, तो नाउ दे हैव मेड दीस रूल्स, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। क्योंकि उस मामले में मार्केट खराब होता है, क्योंकि फिर इन्वेस्टर बोलता है उसके पास तो है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है। खैर, फ्लोर वाला EOI उन्होंने उस हफ्ते में खरीद लिया। इंडिविजुअल भी फिर लोग उसके हिसाब से गेस्टिमेट करने लगे। तो प्राइसिंग फ्लोर की आती है, लोग प्राइस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फिर 1 बेड का भी प्राइस गेस करने लगते हैं। उस वक्त एग्जैक्ट प्राइस नहीं है मार्केट में, लेआउट भी नहीं है, ब्रोशर भी नहीं है, फ्लोर प्लान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग अंधाधुन मतलब प्राइस भी क्लियर नहीं होता। प्राइस भी क्लियर नहीं होता है। आज तक आप जो एड्रेस बेच रहे हो, अभी तक आपको कोई प्राइस क्लियर नहीं है। अभी तो मैं बताती हूँ, मेरे क्लाइंट ने जो EOI सबमिट किया उसने 1 हफ्ते पहले किया है, विच इज वेरी लेट। मतलब मेरे को एमआर वाले बोले नेहा तू प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। अभी तक हमारे 26 दिसंबर से 31 दिसंबर की जिन लोगों ने EOI दिए उनको मिल रहा है। तो इन लोग का जब रिजेक्शन होगा तब तेरा नंबर आएगा, क्योंकि मैंने अभी क्या चल रहा है, जब वो प्राइस लेके आएंगे फाइनली कि मतलब हाँ, प्राइस लाएंगे। तो प्राइस में होता है, तो जैन एंड तक ये हुआ, EOI कलेक्ट हुआ है। प्राइसिंग का रेंज है कि 1 बेड का शायद प्राइस 1.8 से 2.1 तक होगा शायद। तो आपका 1 बेड आपका 4 से 5 करोड़ का होगा, वो भी गारंटी नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, गेस्टिमेट है कि आपको अगर अब आपको हाई फ्लोर मिल गया तो अब वो वही चीज जो 4 करोड़ की वो 5 करोड़ की होगी। आपको बुर्ज खलीफा व्यू मिल गया तो और 5.5 करोड़ का हो जाएगा। नहीं तो बुर्ज खलीफा के वहां से भी दिखता है, वहां से भी दिखता है DIFC। तो वही ना, DIFC की जो लोकेशन उन्होंने चुनी थी उसकी एक तरफ समुंदर है, एक तरफ मतलब थोड़ा दूर है बट समुंदर है, एक तरफ बुर्ज खलीफा है और एक तरफ जबील पार्क है, जिसके बाद पैलेस है। तो उस एरिया में कुछ भी बिल्डिंग नहीं आएगी फ्यूचर में, तो वो व्यू अनइंटरप्टेड रहेगा। जो बुर्ज खलीफा वाला व्यू है वो फ्यूचर में कुछ आ सकता है, पर समुंदर वाला व्यू इज ऑल्सो कुछ आ सकता है। तो बेस्ट व्यू एक्चुअली जबील पार्क वाला है और एक साइड पे बिल्डिंग है, वो भी मतलब ठीक है, नॉट टू बैड।
तो बुर्ज खलीफा व्यू ऑफ कोर्स दुबई में सबसे ज़्यादा पैसे उसी के मांगे जाते हैं, प्रीमियम। मतलब 50 फ्लोर पे बुर्ज खलीफा व्यू 1 बेड में मिल जाए। अरे होटल वाले भी मेरे कई नोन जैसे न्यू ईयर में रह के आते तो दे पेड 2 लाख रुपीस जस्ट टू वॉच बुर्ज खलीफा दैट वही एग्जैक्टली। हाँ, तो वो जब मुझे कह रहे थे मैं बोला यार तो रेंटल इनकम भी उसकी उतनी ही होती है ना। अब आप बुर्ज खलीफा, हाँ, बट ना वो भी सर्विस अपार्टमेंट में रह के आते एक्चुअली, दे वेंट विद द फैमिली। तो उन्होंने उस वक्त मतलब इट वाज अ पीक, तो उन्होंने वो बता रहे थे अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए के आसपास उनका लगा था। तो मैं बोला यार मेरे को तो यार बोला यार ठीक है चलो वन टाइम एक्सपीरियंस है तो ठीक है वैसे ठीक है, एक बार देखने के लिए वो लगता है कि यहां से देखो मैं। बट दे स्टेड इन सर्विस अपार्टमेंट एक्चुअली, तो उन्होंने उस दिन के लिए वो किया था, बाकी दिन के लिए फिर उन्होंने नॉर्मल सा कर लिया। हम देसी लोग वो समझ गए वो यार करना है ना, मतलब नेचुरल तो बात है कि आप एंजॉय वैल्यू फॉर मनी वो चीज है। तो ये हुआ कि ठीक है दिसंबर तक यूआईज आ गए, उसके बाद जैन तक कुछ पता नहीं, जैन में भूल गए, मतलब ये लॉन्च हो रहा है, कुछ और लॉन्च कर दिया, कुछ और बेच रहे हैं हम, कुछ और इधर उधर भाग रहे हैं। मैंने कहा जबील कब आएगा, हाँ देखेंगे बताते हैं। मतलब पैसे पड़े हैं उनके पास, जिन लोगों ने पैसे दे रखे हैं उनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनको 25वां माला मिला है या उनको 60वां माला मिला है या उनको ये वाला 1 बेड मिला है या वो वाला। ठीक है, अब फेब फर्स्ट वीक में इन्होंने फिर रिलीज करे फ्लोर प्लान और बोला कि 1 हफ्ते में आ रहा है। ठीक है, टीजर एक होता है 15 सेकंड का टीजर जो लोग सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं, और फ्लोर प्लान बाद में आता है, पहले एक्चुअली टीजर आता है और बोल देते हैं कि अनाउंसमेंट है। और जैसे सपोज मंडे को लॉन्च है तो सैटरडे को ब्रीफिंग होती है, जो ब्रीफिंग ऑनलाइन होती है क्योंकि 10,000 लोग अटेंड एक साथ नहीं कर पा सकते हैं, तो उनका कभी भी ऑफिस में कुछ नहीं होता है, उनका सब कुछ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन ब्रीफिंग है जिसमें वो बताते हैं ये लोकेशन है, ये प्राइस पॉइंट व्हाटएवर। उस टाइम प्राइसिंग चार्ट रिलीज होता है कि 1 बेड का प्राइस रेंज इतने से तक है, 2 बेड का इतना है, 3 बेड का इतना है। तो ये सब रिलीज होने के बाद मेरे क्लाइंट ने ईओआई दिया, क्योंकि बोले मैं हुआ मैं मतलब ही वाज फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, ही इज नॉट फ्रॉम दुबई। देखो ये हम दिन भर फेस करते हैं एक्चुअली, कि हमारे साथ भी गुड़गांव में ये प्रॉब्लम आती है। हवा में क्यों, हम लोगों को समझाते रहते हैं चेक कैश इन कैश नहीं होगा, तो भी समटाइम्स तो खैर उसमें प्रायोरिटी नंबर की इश्यूज आ जाती है, बट ठीक है चलो हर चीज का अपना प्लस है। मेरा क्लाइंट मतलब आई हैव एक्सप्लेन टू हिम कि देखो 1 बेड तो मैं ला ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि 1 बेड की मुझे पता है कितनी मारामारी होती है। उल्टे पता है गुड़गांव में, आपको पता है गुड़गांव में आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ 1 बेड का डिमांड ही नहीं है। यहाँ 2 BHK 3 BHK की ज्यादा, इनफैक्ट 3 और 4 की ज्यादा, 2 की भी कम डिमांड होती है। तो मैंने ट्रेंड देखा दुबई में बिकॉज़ आपने बताया ना वो फ्लिपिंग। अब 4 करोड़ का फ्लैट आप आराम से 6 महीने बाद 5 करोड़ में बेच सकते हो। अब आप 2 बेडरूम लोगे तो एक चीज बताओ, चलो ये तो मैं आपका समझ गया कि मतलब फ्यूचर में एक तो जो परचेज करेंगे वो बेचेंगे, मतलब सारा इतना तामझाम लोग कर रहे हैं एक्चुअली, यूआई पहले से देना, ये वो अकाउंट में पैसे पहले रखते हैं, सेव कर, एग्जांपल मान लो सारी चीजें तो इससे फायदा क्या, लोगों को रिटर्न आ रहा है, इतना जो लोग कर रहे हैं, इतना नेचुरल पता क्लाइंट जो इतने। मैं एग्जांपल दे रही हूँ इसी लोकेशन का, जो अभी जैसे 2 बेड का प्राइसिंग मेरे को बोला था 7 करोड़ से 8 करोड़ तक, पर वहाँ एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है बाजू वाले प्लॉट पे 70 माले की, वहाँ पे उस वक्त 2 बेड बिक रहे हैं 10 से 12 करोड़ के, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है। तब तो बहुत अच्छा रिटर्न है। तो ऑफ कोर्स। और आपको क्या लगता है एमआर तो खैर वहाँ के लिए तो और प्लस ये सर्विस डिपार्टमेंट है, वो सब तो नॉर्मल है। ओके, मतलब नेचुरल सा बात है कि वो इतना तामझाम कराते हैं पर दे गिव एट मतलब लोग एप्रिसिएशन कमाते हैं उस चीज में। प्री लॉन्च में जो भी लेता है गारंटीड एप्रिसिएशन है, ऐसा है, उसने कभी लूज नहीं किए पैसे प्री लॉन्च में जिसने लिया है। ये जो ईओआई वाला, इट्स नॉट अबाउट एमआर या इट्स अबाउट एवरीबॉडी, इट्स अबाउट एमआर, इट्स अबाउट एमआर कि सबने कमाया है, सबने कमाया। वाओ, मतलब प्री लॉन्च वाले मतलब। और ये भी होता है जैसे अगर मास्टर कम्युनिटी है तो अगर आप पहले क्लस्टर में ले रहे हो तो ऑफ कोर्स यू विल मेक the most money compared to somebody who's buying in the last cluster. अब अरेबियन रांचेस 3 के जैसे 10-12 क्लस्टर्स हैं। जो पहला क्लस्टर था जो लॉन्च हुआ था कोविड से जस्ट पहले या कोविड के टाइम पे 2019 में, उन्होंने 1.5 करोड़ के विलास खरीदे हैं। वो इस वक्त 4-5 करोड़ से कम में नहीं है। सही बताऊं, एक तो 1.5 करोड़ में विला मिल गया, गुड़गांव में विला मिलते नहीं है। ऑनेस्टली वो विला नहीं कहेंगे, मैं वो टाउन हाउस है, डीडीए के फ्लैट। गुड़गांव में एक्चुअली क्या है कि 4 करोड़ में बेचारा विला समझ गया, वो टाउन हाउस हो गया, पर गुड़गांव में टाउन हाउस मुझे बहुत कम डेवलपर्स बनाते हैं। और हम बहुत मजाक उड़ाते हैं उसका, क्योंकि किचन तो नॉन एग्जिस्टेंट होता है उसका, एक मतलब वैसे जरा सा सिंगल सिंक होता है, वो अंग्रेजों के लिए होता है, वो हम देसी लोग खाना बना ही सकते हैं उसमें। हमारे तो बर्तन इतने होते हैं कि वो इंडियंस सिंक तो हमेशा ही भरा रहेगा, सिंक क्या पूरा किचन भरता है। तो कई बार तो डेवलपर इतना बड़ा किचन, मतलब गुड़गांव में भी थोड़ा किचन का इशू होता है, तो भी हर बंदा किचन को लेके, ये एक ऐसी चीज है ना
मैं जिनको भी फ्लैट देखा तो सबसे पहले किचन Yeah, साइज बहुत kitchen छोटा है, नहीं मतलब मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना कि किचन बहुत बड़ा है एक्चुअली। हाँ, तो वो एक मतलब एमआर की प्रॉब्लम है कि इन लोगों ने कोविड के बाद से अपने किचन साइजेस बहुत छोटे कर दिए हैं, क्योंकि खाली जो लाइक एड्रेस वगैरह का थोड़ा साइजेबल किचन है, बट इनका स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट है उसका किचन इज लाइक वेरी बेसिक। गुड़गांव में पता क्या हुआ, अब जो नए लॉन्चेस आते हैं उसमें किचन साइज ज्यादा देते हैं। पहले जो लॉन्चेस आते थे ना, 4-5 साल पहले, जो अब जो 2-3 जो साल पहले handover डिलीवरी हो हुई रहे है हैं, एक्चुअली, हाँ। अब जो डिलीवरीज हुई है लास्ट 2-3 साल पहले, हाँ। उनके सबके किचन साइज छोटे हैं एक्चुअल में, क्योंकि डेवलपर ने किचन साइज का तो कॉम्प्रोमाइज किया। उस टाइम लोग इतना लेआउट देके बुकिंग नहीं कराते थे एक्चुअल में, वो भी खाई। अब क्योंकि अब जो फिर जब वो रेडी बना तो पीपल डिडंट लाइक द किचन, तो ये लोगों को एक फीडबैक मिला, तो नाउ एमआर का भी वही हुआ है। तो उन्होंने 3 साल पहले जो कोविड के बाद के 1-2 महीने में जो भी डिजाइन लॉन्च किया था, उन सब का किचन कॉम्प्रोमाइज था, उनका हैंडओवर अभी हुआ है। और लोग कंप्लेन कर रहे हैं, अरेबियन लॉन्चेस के पहले 2 क्लस्टर्स में टेनेंट ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोग बेच रहे हैं, बेचना खरीदना चालू है, बट टेनेंट मिलना बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई रहना नहीं चाहता किचन। है। तो एक चीज बताओ, वहां पर दुबई में ज्यादातर कौन-कौन से नेशनलिटी वाले लोग खरीदते प्रॉपर्टी? तो इस हर साल बदलता है। तो दुबई ऐसे रंगीन शहर या जो भी कह लो, कि दुनिया में कहीं पे भी कलामिटी होती है तो दुबई में पैसा आता है। तो पिछले साल जैसे जब हांगकांग वाला इशू हुआ था हांगकांग का, तो हांगकांग का बहुत पैसा आया था, यानी बहुत चाइनीज ने खरीदा। फिर कोविड के टाइम पे भी चाइनीज बहुत खरीद रहे थे। ईरान का जब इशू हुआ तो ईरानियों ने बहुत खरीदा, और उन्होंने सारे लग्जरी प्रोडक्ट खरीदे हैं। ईरानियों ने पैसे बहुत होते हैं ईरानियों के पास, बहुत कनाडा से आता है उनका पैसा, बिकॉज उनकी फैमिलीज काफ़ी कनाडा में है, तो कनाडा से रूट होता है, जो भी कह लो। तो ईरानियों का बहुत पैसा आया। फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, तो भैया दुबई का तो मार्केट डूबने वाला था, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उठ गया, मुझे लगता है। हम लोग को लग रहा था वही नौकरियां चली जाएंगी, राशन आ गए वही मार्केट में, तो बहुत पैसा आया। उस वक्त ऐसा था, मैं तब एमआर में थी एक्चुअली, और मैं सेल्स में नहीं थी, मैं सेल्स सपोर्ट फंक्शन में थी। तो क्या हुआ कि एमआर से ज़्यादा ब्रोकर्स कमा रहे थे पैसा, रशियन ब्रोकर। मतलब एज एन एमआर सेल्स पर्सन यू आर अर्निंग लेस देन अ रशियन ब्रोकर आउटसाइड द मार्केट। तो काफी वहाँ के सेल्स वाले भी उधर चले गए, छोड़ दिया रशियन वालों ने, और एक लड़की रह गई थी। तो वो रशियन थी, तो वो सोची कि कितना कमाया है उस एक लड़की ने, और जो एक और हायरिंग हुई थी, तो 2 लड़कियों ने मतलब उस साल के सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर किसी कंट्री में प्रॉब्लम आने वाली है तो उस कंट्री की लैंग्वेज वैंग्वेज सीख के थोड़ा सा उस कंट्री में मार्केटिंग करना शुरू कर दो। तो जब तक हम सीखते हैं तब तक दुनिया आगे बढ़ जाती है। पर यार ये भी कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, मतलब ठीक है, जिस कंट्री में प्रॉब्लम होती है, सपोज मान लो अभी मतलब जिस भी कंट्री में, हाँ, और सेफ है, सेफ है, वेरी इजी टू डू बिजनेस। मतलब दे मेड इट लाइक आपको कंपनी सोचो एक कंट्री बन गई, आज गुड़गांव बना, तो गुड़गांव अलग स्टेट या अलग कास्ट वालों का बन गया, तो मुझे बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि मिक्स है। तो दुबई तो पूरी नेशनलिटी अलग अलग है। तो इस साल की जैसे हम लोग को हर साल रिलीज करते हैं, तो इस साल का अभी टॉप 3 नेशनलिटीज इंडियंस हैं, ऑफ कोर्स इंडियंस होते हैं। इंडियंस इस बार रेडी स्टॉक बहुत खरीद रहे हैं दुबई में, रेडी स्टॉक खरीद रहे हैं, और डेवलपर्स के पास कोई रेडी स्टॉक नहीं है। इंडियंस का क्या माइंडसेट होता है खरीदने का वहां पर? मतलब ये तो जैसे मैं तो, हाँ, 10 ब्रोकर्स को परेशान करके उसके बाद फिर वो खरीदते हैं। तो बट क्यों, क्या माइंडसेट? इंडियंस डंप करते हैं ब्लैक मनी अपना, या क्या? देखो देयर डिफरेंट काइंड। तो देयर कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो सालों साल से एमआर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता है एमआर क्या दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आंख मीच के उनको पता है ये लोकेशन, ये प्राइस पॉइंट, भैया ये लो रखो। उनको पैसा रिटर्न आ रहा है, बस मतलब आरओआई अच्छा आ रहा है, वो लगा रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली। कुछ ब्रोकर्स का इतना ट्रस्ट है कि चेक बुक्स पड़ी होती है उनके पास, कि मेरे क्लाइंट की, भाई ये आ रहा है, ये लो रखो चेक। ऐसा वाला ट्रस्ट फैक्टर है उनका, जिन्होंने कमाए। मतलब वन रीजन इज कि पीपल हैव लाइक मेड मनी आउट ऑफ दुबई रियल एस्टेट मार्केट, इसलिए वो करते हैं। इंडियंस प्राइस सेंसिटिव होते थोड़े, और दूसरी चीज है कि कई लोग ऑल्टरनेट होम के हिसाब से भी रखते हैं, हॉलिडे होम के लिए या फ्यूचर के लिए। मतलब कि कई आते हैं इंडियन के, सबके मतलब बच्चे भी अब्रॉड सेटल हो रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता है वो बच्चे कभी वापस इंडिया नहीं आएंगे। तो एक सेंट्रल हब हो जाता है कि दुबई यूरोप के भी पास है, यूएस भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, वहाँ भी जा सकते हो। तो ऐसे मीटिंग पॉइंट हो जाता है कि भाई मम्मी पापा दुबई आ जाएं, आप यूएस से आ जाओ, साथ में बैठ के खा लेंगे थोड़ा। रेंटल का क्या? रेंटल्स तो आई थिंक अच्छा आपका बोलिए, कोई टेंशन। एक चीज मैंने ढूंढी ना जो मुझे अच्छा लगा, इंडिया में थोड़ा उसका रिस्क है। प्रॉपर्टी जैसे ना सर्विस अपार्टमेंट जैसा, तो खैर यहाँ पे भी नहीं हो, फ्लैट्स का मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा रिस्क है। गुड़गांव में तो रिस्क बहुत कम है, पर दूसरे सिटीज में ऐसा इश्यूज होता है, खाली नहीं होता प्रॉपर्टी। तो ये आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मतलब टेनेंट्स इजीली खाली कर देते हैं यहाँ पे। मतलब 1 साल का नोटिस देके आप वेकेट करवा, मतलब एटलीस्ट आपकी प्रॉपर्टी कब्जा होने तो ड्रीम में भी आप नहीं सोच सकते। वो नहीं है, वो है ना, ये बहुत अच्छी चीज है एक्चुअल में। और दूसरी चीज, ठीक है, इंडियंस मतलब टैक्स बचा लेते हैं अपना, मतलब अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट से हाइड करके चलो तो मतलब वो टीडीएस भी बचा लेते हैं। मतलब
खैर इजी, मतलब सरदर्दी कम हो तो डिस्क्लोज कर दो, डिक्लेयर कर दो, ले लो, क्लेम तो कर ही सकते हो ना क्लेम, हाँ हाँ, वो तो नेचुरल सी बात है कि मतलब बस कैश फ्लो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली कि अगर आपकी इनकम टैक्स पर इंडियन जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जो अभी बहुत आ रहे हैं, जिनको दुबई के बारे में पता चल रहा है, वो सब रेडी लेना चाहते हैं, रेडी स्टॉक रेडी स्टॉक रेडी स्टॉक। तो इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि वी डोंट रियलाइज कि आई नो रेडी इज सेफ, कि आपका रेंटल इनकम इमीडिएटली शुरू हो जाएगा, पर आप एकदम पीक प्राइसिंग पे खरीद रहे हो। आप अगर ऑफ प्लान खरीद रहे हो तो आप, जैसे आप, मैं जबील का बता रही थी, आप पैसे कमा मतलब सकते हो, किसी और ने कमा लिया, appreciation। नाउ जस्ट आप एक, हाँ, आप ठीक है, रेगुलर सेफ रेंटल इनकम आपको मिल रही है, बट कैपिटल अप्रिसिएशन मैक्सिमम आपके पहले वाले इंसान ने ले लिया। अगर कोई बंदा आपको कॉल करता है मतलब दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप सजेस्ट उसको मतलब जो भी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं property उनके चाहिए। रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोलूंगी ऑनेस्टली, क्योंकि कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि उन्होंने गुड़गांव में इतने पैसे गंवाए हैं, इधर उधर इतना गंवाए हैं कि दे डोंट वांट टू टेक दैट इवन 1% रिस्क ऑफ प्लान। तो आई वोंट पुश देम कि ठीक है आप रेडी ले लो, बट ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू गेट अ रेडी स्टॉक फ्रॉम द डेवलपर, क्योंकि उसमें ये हो जाता है कि थोड़ा ऐसा सेफ रहता है कि भाई ये उनके डायरेक्ट आ रहा है। बट वही है, एमआर में कुछ रेडी पड़ा ही नहीं है, एक दो इक्के दुक्के यूनिट समझ होंगे, गया, एमआर में नहीं पड़ा, बट टियर 2 अगर एक टियर बात 3 बता, जैसे एमआर में भी लोग, गुड़गांव के लोग तो दबा के इन्वेस्ट करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में करते हैं, बहुत ट्रस्ट है, तो दुबई में तो और ज्यादा ट्रस्ट होगा। एग्जैक्टली। तो वैसे दुबई में डिफॉल्ट होने के चांसेस कितने, एमआर का तो मैं 0% समझता हूँ वाली बात है, बट डिफॉल्ट कैसे होगा, तो मैं बताती हूँ। प्रोजेक्ट लॉन्च होने का प्रोसेस, ऑफ कोर्स ये वाला बताया, मैं पीछे की कहानी सुनाती हूँ। ऑफिशियली कोई भी डेवलपर आपसे पैसे नहीं ले सकता जब तक एस्क्रो नहीं है। तो ये जो चेक वेक रख रहे हैं इसलिए कैशेबल नहीं है क्योंकि उनका एस्क्रो नहीं आया है। जिस दिन एस्क्रो आता है उस दिन उनको पैसे एस्क्रो अकाउंट में ही डालने होते हैं। और दुबई में एस्क्रो खोलने के लिए एक तो ज़मीन आपकी खुद की होनी चाहिए, तो जमीन आप लोन पे नहीं ले सकते हो, जमीन आपकी फुल्ली पेड अप। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि पूरा जमीन खुद का होना चाहिए, जमीन पे लोन नहीं होना चाहिए, लोन नहीं होना चाहिए, एस्क्रो अकाउंट होना चाहिए। और एस्क्रो भी खोलने के लिए प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 50% पैसा आपको डालना होता है। ये चीज बहुत इतना पैसा आप डाल रहे हो तो भैया आप कैसे डिफॉल्ट होगे? डिफॉल्ट कैसे करोगे? आप उसके बाद आप बेचना शुरू करोगे तो कस्टमर का पैसा आ रहा है। पहले ही जिसको पता है कि जिसके पास बहुत बड़ा फंड बेस है वही रियल एस्टेट में। और एक और मैं स्मार्ट चीज बोलूंगी, अगर आप किसी और टियर 2 या टियर 3 डेवलपर से ले रहे हो, अगर ईयर 1 में वो आपसे 30 से 40% पैसा नहीं ले रहा है तो वो डिफॉल्ट करेगा, क्योंकि उतना पैसा आपको उसको बनाने पे लगता है। और वो एमआर करता है। एमआर का पेमेंट प्लान अगर आप देखो तो फर्स्ट ईयर उनका 30% पैसा होता है। ओके, तो 10 30% वो ले लेते हैं। और ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा जो आप एड्रेस बता रहे हो? जैसे कितना 5 टाइम साल लगेगा? लगेंगे 5 साल, क्योंकि इट स्टार्टेड विद 1 बिल्डिंग पर इट एंडेड अप बीइंग 4 बिल्डिंग। तो अभी जब लॉन्च हुआ है तो उन्होंने 4 बिल्डिंग बनाई हैं, 4 व्यूज के, इंस्टेड ऑफ 1 सिंगल बिल्डिंग विद 4 साइडेड इसका मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने आएंगे टोटल? आप पकड़ लो 3-3,500 फ्लैट तो होंगे। इसको मतलब दुबई का मार्केट तो फिर तो गुड़गांव का, मैं तो यहाँ मतलब मैं ये सोच रहा था यार गुड़गांव का ये मार्केट बेचेंगे, ये बहुत लोग बड़ा है। आराम से बेचेंगे लॉन्च में नहीं, कम पर प्राइस मैं पे। जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि इतना प्रोजेक्ट्स दुबई में है, मतलब बहुत मार्केट बहुत ग्रो हो चुका है, तो भी लोग आते जा रहे हैं। सोचो अभी यार रेंट इसलिए बढ़ रहा है कि शॉर्टेज है, सप्लाई अभी भी शॉर्टेज है। अभी शॉर्टेज है। 1-2 साल में जब जो हैंडओवर होने वाला है तो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि अभी 1 बेड तो है ही नहीं दुबई में। अगर मैं रेंट पे 1 बेड चाहिए मुझे तो मेरे को 2 महीने पहले टोकन देना पड़ता है कि ये मेरा फ्लैट अप्रैल में खाली हो रहा है। तो अगर मैं अभी खुद के लिए भी देख रही हूँ, मुझे पता है मेरा जून में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, तो मैं अभी से देखना शुरू कर रही हूँ कौन सी बिल्डिंग में अवेलेबिलिटी है, क्या रेंट चल रहा है। ओके, क्योंकि 1 महीने पहले आपको टोकन देना पड़ता है, वरना आपको यूनिट नहीं मिलेगा। आप जाके ऐसे देख नहीं सकते हो, तो वेकेंट यूनिट तो मिलते ही नहीं है व्यूइंग के लिए। ओके। और दुबई में वैसे अगर कोई रहना चाहे तो मेड तो इजीली मिल जाती है, आई थिंक। हाँ, यूरोप वाला सिस्टम तो नहीं है ना, खुद काम करना पड़े। तो वो सबसे कन्वीनियंट चीज़ है दुबई के बारे में। मेड, कुक, ड्राइवर, प्रेस वाला सब मिलेगा आपको, बस पैसे थोड़े खर्च करने पड़ेंगे, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, वो चीज़ है। बट इजी अर्बन क्लैप है वहाँ पे। अगर खुद डेली वाली मेड नहीं लेनी है तो हफ्ते में एक बार बुला के क्लीन करवा लो। तो दुबई इज लाइक इंडिया बट विद लग्जरी और विद सेम लाइफस्टाइल। आप कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। टिपिकल फैमिली में अगर बोथ देयर 2 अर्निंग मेंबर्स, यू कैन लिव अ गुड लाइफ इन दुबई। और पाकिस्तानी भी करते हैं इन्वेस्ट दुबई में? हाँ, काफ़ी करते हैं एक्चुअली, और काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है इससे। उनके पास पैसे होते थे, बहुत रिच होते थे। तो पाकिस्तान में वो अमीर गरीब का डिवाइड बहुत डिवीजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जो अमीर है बहुत अमीर है, और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। करप्ट कंट्री।
जैसे भी कह लो। हाँ, तो पाकिस्तान से पैसा बहुत आता है दुबई में। टॉप 10 नेशनैलिटीज में पाकिस्तान भी होता है। तो इस साल का जैसे टॉप 10 में क्या बताई थी, इंडियंस हैं, इंडियंस बहुत खरीद रहे हैं। फिर सेकंड इज ब्रिटिश, सो यूके पासपोर्ट होल्डर्स। तो यूके पासपोर्ट होल्डर्स आर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज who lived in UK for many years. और थर्ड इज रशियंस। तो उनका क्या रीजन होता है, यूके इंडियंस पासपोर्ट, इंडियन पाकिस्तानी होल्डर फ्रॉम यूके में बहुत प्रॉब्लम्स है ना, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, मारकाट बहुत मच रही है, कोई भी आपको पीट सकता है रात को, कहीं पे भी आप जा नहीं सकते हो, आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी। यूके इज नॉट सेफ राइट नाउ एंड दुबई इज वेरी सेफ। तो they are just having alternate house कि कल को कोई दिक्कत आती तो will take. A lot of people are moving their families. Moving there. तो businesses वगैरह है, आप दुबई में शिफ्ट कर सकते हो। जॉब है, then I understand. Plus UK में 40% टैक्स है on your income. लाइक इंडिया की तरह 30 to 40 का ब्रैकेट है, तो मतलब कंपेयर टू दैट। और हेल्थ केयर का भी बहुत प्रॉब्लम है यूके में। कोविड में वो बहुत इशू हुआ था, लोगों को फेस करना पड़ता कि उनका नेशनल हेल्थ केयर होता है ना, तो यू गेट एन अपॉइंटमेंट लाइक आफ्टर 6 मंथ, आपको कोई प्रॉब्लम है 6 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। तो दुबई का हेल्थ केयर इज नॉट एज एडवांस्ड एज इंडिया। इंडिया इज वेरी चीप इन हेल्थ केयर, बट पैसे डालोगे तो मिल जाएगा आपको हर डॉक्टर ऑन कॉल जैसे भी है। तो वो रीज़न है। फिर एजुकेशन सिस्टम दुबई का ठीक है, ब्रिटिश एजुकेशन के स्कूल्स दुबई में काफ़ी हैं, तो फॉर देम मूविंग देयर फैमिली मेक्स सेंस। इट्स अ वार्म क्लाइमेट, इट्स कंफर्टेबल टू लिव इन। मतलब ब्रिटिश कहाँ, यूके में सारे 6 महीने तो बारिश होती रहती है, रोते रहते हैं धूप नहीं है, धूप नहीं है, धूप नहीं है। तो उस मामले में उनको सही लगता है दुबई। कभी एक मजबूरी में चलो चले गए थे, अब नाउ अब 2-3 बार छुट्टियां मनाने के बाद लगा कि यार यहाँ पे रहा जा सकता है। इट्स नॉट अ कंजर्वेटिव कंट्री, इट्स अ नॉर्मल प्लेस टू लिव। फिर उसके बाद थर्ड आपने बोला रशिया, वो तो नेचुरल ऑफ कोर्स ड्यू टू वॉर। यूक्रेन वाले भी करते हैं इन्वेस्ट? हाँ, यूक्रेन रशिया हम दोनों को सेम ही मानते हैं। ओके, आप यूक्रेन और रशिया को सेम मानते हो, वहाँ एक दूसरे की हाँ मतलब अरे यार, मतलब सरप्राइजिंगली आई नो वॉर है, ये है वो है, बट यूक्रेनियन ब्रोकर्स ने रशियंस के बहुत पैसे कमाए हैं। पैसे में तब फिर सब वॉर भूल जाते हैं। यार अब पाकिस्तानी और इंडियन साथ में काम करते हैं ना दुबई में, वो चीजें यार। अब कोई पाकिस्तानी या इंडियन ब्रोकर को, मेरे को कोई पाकिस्तानी क्लाइंट मिल गया तो मैं थोड़ा बोलूंगा कि नहीं यार कोई पाकिस्तानी नहीं करूंगा। मेरे पास भी है 2-4 पाकिस्तानी क्लाइंट, तो प्यार मोहब्बत में बातें तो होती हैं। मतलब काम कर रहे हो, काम अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। गॉट इट। और इंसान तो सेम होता है, समझ गया कि वो एक हाँ सब गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। ईरान वाले बहुत इन्वेस्ट करते हैं, आपने बताया। गजब। और ईरानी ना बड़े विलास, उनका वो बहुत होता है। 1 बेड 2 बेड में, वो गुड़गांव टाइप 3 बेड 4 बेड से कम की बातें नहीं होती हैं ईरानियों की। उनके मम्मी पापा चाचा चाची सब आएंगे, तो उस चक्कर वो जॉइंट फैमिलीज होती हैं उनकी, उनकी काफ़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं। तो मतलब नॉट लाइक नंबर ऑफ किड्स, बट लाइक हाँ मल्टी जनरेशनल फैमिली जैसे अपने होती हैं, वैसे ईरानी भी काफ़ी हद तक इंडियंस होते हैं। खाना पीना बहुत बनाते हैं, उनको भी बड़े किचन चाहिए होते हैं, तो ऐसा रहता है। वैसे विला कम्युनिटी खरीदने वाले इंडियंस भी बहुत विला कम्युनिटी, इंडियन, ईरानी, पाकिस्तानी, अरब, एनी अरबिक कंट्री, तो लोकल एमिरातीज भी खरीदते हैं विला कम्युनिटीज। और स्टूडियो वाले, शॉर्ट टर्म वाले अपार्टमेंट सारे यूरोपियंस होंगे, यूके वाले होंगे, चाइनीज बहुत खरीदते हैं अपार्टमेंट्स। ओके, हाँ, ये हांगकांग जापान में अपार्टमेंट्स ही होते हैं ना, हांगकांग चाइना ज़्यादातर। तो जापानीज भी आने लगे हैं अभी मार्केट में, उतने नहीं हैं क्योंकि दे टेक वेरी लाइक लॉन्ग, उनको बहुत टाइम लगता है सोचने में। हाँ, सोचने में। उनको नहीं रियलाइज होता कि दुबई में भाई आप 1 महीने में डिसाइड नहीं करोगे, फ्लैट चला जाएगा, और सेकेंडरी में तो हफ्ते भर में निकल धीरे धीरे हो सकता है। जापान में भी वो इकोसिस्टम नहीं बना होगा, एक बार पुश मिलता है ना तो वैसे लोग आना शुरू कर देते हैं। और कंपैरेटिवली पॉपुलेशन कम है जापान की ना, चाइना बहुत बड़ा है, चाइनीज मार्केट बहुत बड़ा है। अफ्रीकन्स भी आते हैं? हाँ, अफ्रीका आता है। इनफैक्ट अभी तो नाइजीरिया पे जो बैन लगा था वो भी हटा दिया, तो अभी नाइजीरिया से बहुत पैसा आ रहा है। ओके, तो दे बैंड नाइजीरिया बिकॉज़ कुछ स्कैमिंग वैमिंग। हाँ यार, हम डरते हैं नाइजीरियन से यार। इंडिया में जितनी स्कैमिंग होती है सारे नाइजीरियन करते हैं। नहीं, यूके वहाँ पे भी स्कैमिंग बहुत होती है दुबई में, तो ट्राइंग टू कंट्रोल इट। तो बैन था, अब हट गया है, तो नाइजीरियंस आल्सो। और मतलब अफ्रीका इज आल्सो देयर। और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट काफ़ी आसपास है ना ऊपर की कंट्रीज के लिए। तो इजिप्ट, मोरक्को तो हम अफ्रीका मानते ही नहीं, इजिप्ट मोरक्को वगैरह तो हम उसको मिडिल ईस्ट वो तो खैर मेरे अफ्रीकन जब बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में वो ब्लैक्स आते हैं एक्चुअली, वो कंट्रीज आती है। मोरक्को, इजिप्ट, ये सब तो इसको अरबिक ही मानते हैं, अरबिक, एग्जैक्टली। उसको मीना बोला जाता है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। तो वो सारी कंट्रीज को हम सेम कैरेक्टर करते हैं, तो आता है। और तो उससे पता है क्या फायदे क्या टर्क्स आते हैं? हाँ, टर्किश लेते हैं?
दुबई में? आई थिंक वो नहीं लेते होंगे नहीं टर्की उतना, मतलब एक आध इंक्वायरीज आई है मेरे को टर्किश क्लाइंट्स की, पर कुछ ऐसे मटेरियलाइज नहीं हुआ। वो लैंग्वेज का थोड़ा इशू हो जाता है, टर्किश लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, अरबिक्स आर वेरी सिमिलर। तो आपको वैसे लगता है कि दुबई और ग्रो करता जाएगा धीरे धीरे करके, जैसे जो मॉडल में चल तो रहा है? कंपेयर टू लास्ट टाइम आपके जब क्रैश हुआ था दुबई में ना, उस वक्त खाली रियल एस्टेट था, बिजनेसेस नहीं थे, पर अभी बिजनेसेस आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने ओपनिंग का कंपनी बहुत आसान कर दिया है। आपको 3 दिन में आपकी कंपनी बैंक अकाउंट सब खुल जाएगा। तो यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से लॉट ऑफ बिजनेसेस मूव टू दुबई एज वेल। आप खाली रियल एस्टेट नहीं बोल रहे हो, क्रिप्टो इज ऑल्सो अलाउड दुबई में, तो क्रिप्टो ट्रेडर्स बहुत आते हैं, दे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अपनी कंपनियां खोल रहे हैं। तो उस चक्कर में एम्प्लॉयज विल ग्रो। तो इट्स नॉट जस्ट वन साइडेड कि खाली रियल एस्टेट सप्लाई और कुछ सपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो अब जैसे अपना रसल खेमा में कैसीनो आ रहा है, कैसीनो की वजह से उसके स्टाफ आएगा, गेस्ट रिलेशंस होगा, तो उस वजह से पूरा एरिया डेवलप करेगा। तो वो हो रहा है, उस चक्कर में ग्रोथ भी है। इट्स नॉट जस्ट रियल एस्टेट बट इंडस्ट्रीज भी आ रही है। बिल्कुल धीरे धीरे करके, मतलब एक तरह से बिजनेस उन्होंने चलो जैसे भी अपॉर्चुनिटी यूज की, जैसे जिसके मतलब उन्होंने अपने आप को एग्जैक्टली। अभी जैसे जेबल अली पोर्ट जब बना था 20 साल पहले, उन्होंने ऐसा बनाया था कि भाई जो भी दुबई से पास करेगा उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, जितने शिप्स पास होते हैं जेबल अली में अभी तक वो है, विच इज वाई दुबई बिकेम अ वेरी पॉपुलर रूट टू ट्रैवल। अभी इन लोग अल मखतूम एयरपोर्ट बना रहे हैं, उसको कार्गो एयरपोर्ट है मेनली। अब हो सकता है उसको बिना टैक्स के कर देंगे जब वो खुले, तो फिर सारे कार्गो फ्लाइट्स यहाँ से जाएंगे, उसका फिर सपोर्ट आएगा, वो इंडस्ट्रीज आएंगी। तो स्मार्ट है दुबई वाले, बहुत स्मार्ट है, इंफ्रा भी बहुत अच्छा बनाते हैं। मतलब गुड़गांव वाले को बोलते हैं इतने टैक्स टुक्स आते हैं, ढंग से थोड़ा बना लो ना। मगर दुबई मत बनाओ यार, दुबई थोड़ा सा उसके रिजेंबल मत बना लो। सर मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट करो ना, तो अब जैसे वैली है, कुछ नहीं है वहाँ पे, रेगिस्तान है, बस सड़क इतनी अमेजिंग है ना कि आप 20 मिनट में डाउनटाउन पहुँच जाते हैं। अब वो एंड ऑफ द वर्ल्ड है, अलेन रोड पे, दुबई और अलेन के बीच में कहीं पे इन लोगों ने एमआर ने प्लॉट लेके विलास बनाने शुरू कर दिया। पता नहीं मुझे इतना फैसिनेशन है, मुझे लगता है यार दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। रिसेशन आएगा ना गुड़गांव में जब रियल एस्टेट तो वही चल लेंगे प्रॉपर्टी बेचने। थोड़ा डिप आएगा भी, जब अगर दुनिया डूबेगी तो दुबई में भी डिप आता है, पर उतना नहीं आएगा। नहीं रिसेशन इन सेंस कि रियल एस्टेट में जैसे साइकिल होता है ना गुड़गांव में भी समटाइम्स, जैसे मैंने 2012 से लेके 2018 वाज अ डिप पीरियड। 2018 में दुबई में भी डिप आया था। हाँ आई नो, उस टाइम कुछ काफी डेवलपर्स बैंकरप्ट हुए थे उस टाइम पे, एस्क्रो नहीं होता था, तो वो फिर कोविड में इन लोगों ने थोड़ा स्ट्रिंजेंट किया। बिल्कुल वो पीरियड के बाद ही आई थिंक काफी बूस्ट किया मार्केट। तो इसलिए मतलब अगर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे को लगता है एमआर खरीदो। और एमआर ना मैंने एक चीज देखी, इंडिया में भी देखा है, शरीफ है बिल्डर वैसे, मतलब टेक्निकली मैंने देखा, पहले तो एमजीएफ के साथ तो थोड़ा सा मतलब आई नो कि एमजीएफ वाज मिसलीडिंग डिजास्टर, बट पर व्हेन इट केम सिंगल हैंडेडली दे आर वेरी गुड पीपल। they give back, मतलब ऐसा है कि आप कम्युनिटी वेल मेंटेन्ड रहेगी, एक कॉकरोच नहीं देगा भाई, एमआर इज वेरी वेल मेंटेन्ड। मतलब उनका वो पॉइंट ही है कि अपार्टमेंट के अंदर आपकी जिम्मेदारी, हम कुछ नहीं देंगे, आप अपना मतलब बेसिक बना देंगे, उसके बाद इंटीरियर आप डिजाइन करते रहो। आपको बता दूं कि जब 2000 व्हेन दे सोल्ड एमआर 2012-13 में जब उन्होंने बेचा था, उसके बाद ना ज्यादातर डेवलपर ने पोजीशन नहीं दिया, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा चला गया एक्चुअली, क्योंकि एमजीएफ के साथ उनका डिस्प्यूट चल रहा था, तो ऑल प्रोजेक्ट डिलेड एक्चुअली में। पर they specially brought friends from Dubai and they delivered all the projects. ये एक ट्रस्ट था इनका, और जब वो एमजीएफ को निकालने के बाद the relations with the royal family is very good. तो even 2008 का जब क्राइसिस हुआ था, जब बुर्ज खलीफा बन रहा था, and they ran out of money, the government gave money कि बना लो भाई, अपना डिलीवर करो। वही मैं कह रहा हूँ, तो ये एक अच्छी चीज थी। अदरवाइज अगर एमआर नहीं होता तो ये तो डूब ही जाता सारा। ये एमरेल्ड हिल्स आप देख रहे हो, कुछ बनता ही नहीं बात उस टाइम, वो चीज है। तो ये सपोर्ट होना चाहिए गवर्नमेंट का उस मामले में, अनलाइक इंडिया। इसलिए लोगों का ट्रस्ट बन गया। गुड़गांव में तो एमआर को लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं एक्चुअल में। जैसे सपोज मान लो वहां पर एक शोभा वाले भी करते हैं ना। हाँ, शोभा का कैसा चलता है? तो शोभा का ना ब्रांड नेम उतना बड़ा नहीं है। हाँ, नो इंडियन सब जानते हैं शोभा को, पर आप समझो ना दुबई में खाली इंडियंस नहीं खरीद रहे हैं, अरब्स हैं, रशियंस हैं, टर्किश हैं, चाइनीज हैं, उनके लिए शोभा इज अनदर ऑप्शन। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डेफिनेटली गुड, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, वो खुद ही कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो उनका प्रोजेक्ट कभी डिले नहीं होता, इट्स ऑलवेज डिलीवर्ड ऑन टाइम। इमार का ठीक है 2-3 महीना 6 महीना ऊपर नीचे चलता है उनका, बट पर प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज उनका ब्रांड नेम नहीं है, रीसेल में बहुत दिक्कत है। जैसे गुड़गांव में तो बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। अब वहां जाके आप बोलो कि ब्रांड नेम नहीं, मेरे को तो धक्का लग जाता है। वही वाली बात है कि डीएलएफ बॉम्बे में जाए बोले यार ये ब्रांड नेम नहीं है, तो बोलेंगे यार भाई गुड़गांव में तो। अब लोधा अगर दिल्ली में आ जाए तो कोई नहीं जानता है लोधा को,
हो सकता है कि मतलब they will like people, they will struggle स्टार्टिंग में थोड़ा होता सा। था पता है शोभा भी जब हम स्टार्टिंग में जब आए थे ना आज से 7 हम भी नहीं जानते थे हमें क्लाइंट बताता था यार ये बहुत बड़ा बिल्डर है हम बोलते बहुत थे गजब का एक दो लोग उस टाइम तो कई बार हम लोग ऐसे ही मतलब कई लोग ऐसे बोलते थे ये बेकार बिल्डर है ये वो चीज है तो नहीं पता होता था अब तो खैर बट शोभा ने अच्छा क्वालिटी इज वेरी गुड। मैं दुबई का ये पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगी कि शोभा इज वेल नोन इन इंडिया। आप जब बेचना चाहोगे तो खाली इंडियंस को आप टैप कर सकते हो, बाकी लोगों को उतना नहीं पता है शोभा के बारे में। सोचो दुबई में क्या क्या लोकेलिटीज है मेन जैसे अगर सपोज हम बात करते हैं तो देखो दुबई का 2 तरह का पार्ट होता है, एक फ्री होल्ड लीज होल्ड। लीज होल्ड है 99 ईयर लीज पे, जो पुराना दुबई है, जितनी पुराने कंस्ट्रक्शन, आपका डेरा हो गया, एयरपोर्ट हो गया, शेख जायद रोड के पास जितनी बिल्डिंग है जो भी फेसिंग शेख जायद रोड है वो सब लीज होल्ड है। दे आर ऑल ओन्ड बाय एमिरातीज और 99 ईयर लीज पे वो किसी को दे देते हैं। आप तो वहाँ पे कुछ भी खरीदोगे तो आपकी ओनरशिप नहीं होगी, आपका 99 ईयर लीज होगा। उसके बाद फिर आप के फ्री होल्ड लैंड्स हैं जो एमआर का जितना है वो सब फ्री होल्ड है। तो कम्युनिटी पैचेस जैसे सपोज मतलब वहाँ एक एरिया को कुछ कहते हैं, जैसे शोभा का शोभा हार्टलैंड है, शोभा हार्टलैंड है। हाँ, तो उस पूरी जगह को क्या कहते हैं वो? तो उस एरिया को शोभा हार्टलैंड कहते हैं। उसमें 20-25 बिल्डिंग क्रीक करके था उनका वो मैं जब तो क्रीक एमआर का है, दुबई क्रीक हार्बर। ठीक है, तो शोभा वाले वो वर्ड यूज करते थे दुबई क्रीक। हाँ, क्योंकि क्रीक तो नेचुरल है ना, वो जो पानी का जो इलाका है उसको क्रीक बोलते हैं, उस कैनाल को क्रीक बोलते हैं। हाँ, वो पूरा कैनाल जा रहा था, पूरा कैनाल जाता है। तो ओल्ड क्रीक जो है उन्होंने विलास भी बना रखे क्रीक के साथ एक्चुअल में। ये ठीक है, वो सब डिस्ट्रिक्ट 1 है, वो मैदान है, वो कोई और डेवलपर है। लाइक बहुत ये भी ना समझना पड़ेगा इंटरेस्टिंगली पूरा जाके कि मतलब बिजनेस बे किधर है, डाउनटाउन किधर है। डाउनटाउन अभी सबसे हॉट लोकेशन है जहाँ बुर्ज खलीफा। अभी हम लोग उसको ही सेंटर ऑफ सिटी मानते हैं। पुराने जमाने में डेरा सेंटर ऑफ सिटी होता था एयरपोर्ट के पॉइंट समझ गए कि नाउ इट हैज शिफ्टेड। तो आपका जैसे बुर्ज खलीफा और वो सब डेरा में है। हाँ, तो डेरा में कुछ भी आपको फ्री जोन में नहीं मिलेगा, वो सब 99 ईयर लीज पे है। उसके बाद डाउनटाउन बना, देन बिजनेस बे बना, देन हार्बर क्रीक तो दुबई क्रीक तो पहले से ही था। हाँ, एक हिल्स करके भी है दुबई हिल्स। हाँ, तो दुबई हिल्स उसके बाद बना। दुबई हिल्स थोड़ा अंदर की तरफ है, बट सेंटर ऑफ सिटी अब इसलिए हो जाता है क्योंकि मरीना भी बन गया है। मरीना, हाँ, एक्चुअली डाउनटाउन के बाद मरीना, दुबई मरीना बना था पहले। मरीना फिर डाउनटाउन फिर दुबई हिल्स, ऐसा था। बुर्ज खलीफा अंडर कंस्ट्रक्शन था जब तक मरीना बन गया था। एंड मरीना में इन लोगों ने क्या किया, एमआर ने वो प्लॉट्स और बिल्डर्स को दिए। तो मरीना इज बिल्ट एंड मैनेज्ड बाय एमआर, बट वो बिल्डिंग्स एमआर की नहीं है, किसी और ने बनाई है। और फिर वो उनकी क्वालिटी थोड़ी एवरेज, नॉट एवरेज, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं। तो दे लर्न, तो उन्होंने कहा कि भाई डाउनटाउन हम जब बनाएंगे वो हमारा ही होगा। तो बुर्ज खलीफा का जो इनर सर्कल है वो सारा एमआर है। तो अब दुबई किसी को भी इन्वेस्ट करना हो, आपका नंबर मैं दे दूंगा नीचे, करे आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करे, आपसे जो भी बात करना करे। इनफैक्ट ना कोई रियल एस्टेट वाला भी हो ना जो दुबई मार्केट में इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, आप इनसे कांटेक्ट कर लेना, है ना। यू कैन हैव इंफॉर्मेशन, यू वांट टू गो एंड विजिट, किनके साथ एसोसिएट भी करना, काम करना। मैं सबको ये बोलूंगी कि दुबई में प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें बहुत जल्दी बिकती हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी सोचूंगा फिर मैं 3 महीने बाद लूंगा, तो आप भले 3 महीने बाद लो, पर आपको वो ही यूनिट नहीं मिलेगा उस बिल्डिंग में। मतलब जैसे गुड़गांव में भी यूआई सिस्टम होता है ना कि आप देखो अभी डीएलएफ आया था, अभी सिग्नेचर का है, पहले से सारे चेक गए हुए हैं एक्चुअल में, तो उसी हिसाब से प्रायोरिटी आपको मिलेगी। सेम दुबई इज हैविंग, ओनली थिंग इज कि दुबई में वो एक रेगुलर प्रैक्टिस है, गुड़गांव में इट्स अ सीजनल प्रैक्टिस, कभी आता है कभी नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता, इट्स ऑल अबाउट मार्केट। तो वो चीज़ें भी चल रही है वो सीन। तो दिस इज द थिंग, तो दुबई में सिस्टम ही वैसे चलता है। तो ट्रस्टेड डेवलपर का लो, नेचुरल देखो ट्रस्टेड डेवलपर अपना भी ब्रांड देखते हैं कि कल को उनका ब्रांड नेम नहीं खराब हो जाए, वो पॉइंट है।